दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल का भाग 3। इस भाग के अंतर्गत आज हम अपवाह तंत्र, जलप्रपात और झीलें, जल संसाधन, सिंचाई और नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारत के भूगोल भाग 3। सबसे पहले देखते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण ब्रह्मपुत्र नदी। एक प्रश्न है दोस्तों, मानस किसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी नदी है? तो मानस जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। और एक तथ्य ये भी है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख जो है वो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? दाएं तट पर। और भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल एक ही लगभग हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। दोस्तों, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है? तो गोमती नदी, जिसके तट पर लखनऊ बसा है। दोस्तों, गोमती नदी का जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्र है, न कि पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, भारत के मानचित्र द्वारा प्रमुख नदियों और बांधों को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सिंधु नदी पे कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। देखिए, सलाल जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी पर बनाया गया है। ब्यास नदी पर जो है देखिए यहाँ पर किस तरह से भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर बनाया गया है। और टिहरी, देखिए टिहरी जो है वो गंगा नदी पर बनाया गया है, टिहरी बांध। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं भाखड़ नंगल, ये सतलज नदी पर है। नरौरा ये गंगा नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर रिहंद बांध देखिए, ये यमुना की सहायक नदी सोन पर बनाया गया है। तिलैया बांध, तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत बांध, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर तिलैया, मैथान, पंचेत ये दामोदर नदी पर निर्मित किए गए बांध हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात में जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये आपकी नर्मदा नदी पर बनाई गई है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध, इसके अलावा कोटा बैराज, ये सभी चंबल नदी पर बनाए गए हैं। देखिए, कोयना प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर है। और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर निर्मित है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। हीराकुंड ये महानदी पर स्थित है। इसके अलावा मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और पेरियार जो बांध है वो पेरियार नदी पर स्थित है। तो ये मानचित्र द्वारा प्रमुख नदियों और बांधों के बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी, इस पे प्रवरा बांध बनाया गया है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगेज ऑफ साउथ इंडिया या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा, बद्रीनाथ का मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये बंदरपूछ हिमनद है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक है? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है।
हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? चेनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? यह है कोसी नदी। इसके अलावा दोस्तों दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। उद्गम स्थल दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार के पलामू जिला है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो ये दामोदर नदी है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से भारतीय नदी प्रणाली यानी इंडियन रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास किया गया है। इसमें भारतीय नदी प्रणाली मुख्य रूप से दो नदी तंत्रों में विभाजित है, हिमालयी नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं या प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम है उसमें पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ, इसमें कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार हैं। तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियां हैं इनमें मुख्य रूप से महानदी, नर्मदा और ताप्ती हैं। तो याद रखिएगा भारतीय नदी प्रणाली का एक चार्ट के द्वारा आप इस तरह से समझ सकते हैं। भारत की किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? यह है चेनाब नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ये ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी जिसको कि रिफ्ट वैली कहा जाता है, इससे प्रभावित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों भारत में भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती यानी नर्मदा और तापी नदियां हैं। दोस्तों पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यदि ये प्रश्न आता है कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। सोन और नर्मदा का उद्गम कहाँ है? तो ये है अमरकंटक की पहाड़ियाँ सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? ये लूनी नदी। और बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी पाता है? तो गंडक नदी से पानी पाता है त्रिवेणी नहर सिस्टम। अगला प्रश्न है कपिला किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों तो कपिला जो है कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी नदी और उससे छोटी नदी का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, उसके बाद महानदी, फिर नर्मदा और ताप्ती है। दोस्तों गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया सबसे अधिक है? तो ये गोदावरी नदी का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी नदी। और हगरी किस नदी की सहायक नदी है? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो दोस्तों हगरी या हगारी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों कावेरी नदी चार राज्यों देखा जाए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ से होकर प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी दोस्तों चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ती है। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां यानी मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। नदी, उसका उद्गम स्थल और अन्य नदी तथा सागर से संगम स्थल और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। ये तिब्बत के मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत से निकलती है। कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में ये गिरती है, यानी सिंधु नदी का जो समुद्र में गिरने का स्थान है वो अरब सागर है। और सिंधु नदी बड़ी नदी है जिसकी सहायक नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जिंगी, जास्कर, गरवाच, च्यू, श्योक, सिगार और गिलगित हैं।
तो याद रखिएगा सिंधु नदी जो है वो बहुत बड़ी नदी है। सतलज नदी ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में और मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में ये मिलती है तथा सिप्ती, वापस्पा और ब्यास इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग झरने से होकर निकलती है। त्रिमु के निकट चेनाब नदी में इसका संगम होता है। किशनगंगा, लिदार, करवेश और पुंछ जो है झेलम की सहायक नदियां हैं। चेनाब नदी दोस्तों लाहुल में बारालाचला दर्रे के विपरीत दिशा से चंद्रा और भागा ये मिलाकर चेनाब नदी का निर्माण करते हैं और त्रिमु के निकट ये झेलम नदी में मिल जाती है। राबी, चंद्रा और भागा चेनाब की सहायक नदियां हैं। राबी नदी कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी यानी राबी की सहायक नदी चेनाब है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास देखिए रोहतांग दर्रे से और हरिके के पास सतलज नदी से मिलती है। पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहुल इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थल से होता है। याद रखिएगा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसके अलावा अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और गंडक तथा कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इलाहाबाद में गंगा नदी से इसका संगम होता है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चूहा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी तंत्र में। तिब्बत के माप चांगचो हिमनद से इसका जो है उद्गम होता है। छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिलती है। राप्ती, शारदा और छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा गंडक की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू दूध कोसी और अरुण तथा तामूर कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवात, छिप्रा और दूधी नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। धसान और बीना इसकी सहायक नदियां हैं। केन नदी ये सतना जनपद में मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। चिल्ला बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। कयान, सोनार और उर्मिल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, काकर, उत्तरी कोयली सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। फुल्का के पास हुगली नदी में मिलती है। बराकर, कोनार और जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ग्वालंदों के निकट पद्मा या गंगा नदी में मिलती है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र काफ़ी बड़ा है। गोदावरी नदी नासिक में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी दोस्तों ये महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और दूधगंगा हैं।
कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से के कुर्ग जिले में निकलती है और तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हेरांगी, हेमावती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती और नोएल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और भरूच यानी भड़ौच में अरब सागर में गिर जाती है। बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर हिरन, वरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, गोई और नामोदास तथा सोमो देवी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी मूल ताप्ती नगर के निकट निकलती है। खंभात की खाड़ी में ये अरब सागर में गिर जाती है। पूर्णा, निरगा, बोरी, पंजरा और अनेर इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण भारत क्या, पूर्वी भारत की उड़ीसा में बहती है। मध्य प्रदेश से रायपुर जनपद में सिहावा के निकट निकलती है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोंक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार प्रश्न पूछा है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो तेल महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों एक नदी है महत्वपूर्ण नदी साबरमती नदी। साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है और ये आगे चलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है माही नदी, याद रखिएगा। और अधिकांशतः लवड़ी या सेलेन रिवर किस अपवाह तंत्र का अंग है, ये बंगाल की खाड़ी का अंग है। और गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, पटना यानी बिहार में स्थित है। माही नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये हुगली नदी है। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है, ये कश्मीर के बेरी नाग झरने से होता है। दोस्तों हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो 12मासी होती हैं यानी सदावाहिनी होती हैं, जबकि जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनका प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है, तो ये दामोदर नदी से निकाली गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न, एक चार्ट देखिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, मैं दोहरा दूंगा जो महत्वपूर्ण होगा। लेह जो है सिंधु नदी के तट पर है, कानपुर गंगा नदी के तट पर, श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर है, कोटा चंबल नदी, पटना गंगा नदी के तट पर, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गया या बोध गया आप जानते हैं फल्गु नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली यमुना, फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर और बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा, कुरनूल तुंगभद्रा, मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देखिए डिब्रूगढ़ असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पुणे जो है, पुणे याद रखिएगा मुला मुथा नदी के तट पर स्थित है। चेन्नई अड्डयार, कोलकाता हुगली नदी के तट पर, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर, गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, पंढरपुर भीमा नदी के तट पर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है, नेल्लौर पेन्नेरू नदी के तट पर, तंजावुर कावेरी और संबलपुर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार देखते हैं हैदराबाद जो है दोस्तों, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, तिलैया बराकर नदी, कटक महानदी पर, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर और इटावा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। मंगलौर नेत्रवती, विदिशा बेतवा नदी, प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर, देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर, जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर स्थित है। ओरछा
ये बेतवा नदी के तट पर, भरूच या भड़ौच नर्मदा के तट पर है, अयोध्या सरयू या घाघरा नदी के तट पर, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी के तट पर, रावत भाटा राजस्थान में चंबल नदी, जौनपुर गोमती, मंडी ब्यास नदी, भरूच नर्मदा नदी, पणजी जो है दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी या पंजिम, ये मांडवी नदी के तट पर है, बक्सर गंगा नदी तथा नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, महानदी तट पर स्थित है। जबलपुर जो है आपका नर्मदा, बलिया और कन्नौज ये गंगा नदी के तट पर हैं। लखनऊ अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की गोमती नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, बंगलुरु वृषभावती नदी, हाजीपुर गंडक, आगरा यमुना तथा भागलपुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। धुबरी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। सांची के स्तूप जो हैं वो बेतवा नदी के तट पर है। मुंगेर गंगा नदी के तट पर है। ग्वालियर चंबल, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। याद रखिएगा श्रीनगर जो है वो झेलम के तट पर है। मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, हरिद्वार गंगा नदी और हरिद्वार में ही गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। चंबा रावी नदी के तट पर, गांधी नदी गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर, नांदेड़ गोदावरी, मदुरै बैगई, हावड़ा जो है हुगली और अजमेर राजस्थान में है। यहाँ पर सूफी संत जो है चिश्ती की दरगाह है, तो इनका जो अजमेर है ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर ये नगर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अब आइए भारत में जलप्रपात और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कर्नाटक में गोकक जल जो है किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात या गोकक वाटरफॉल्स ये गोकक नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर। सो मोरारी झील लद्दाख में है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो ये है चित्रकूट प्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। और चित्रकूट प्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये गोविंद सागर झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात और उनकी ऊंचाई। कूचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है भारत का, 455 मीटर ऊंचाई है और सिमोगा नदी के तट पर कर्नाटक में स्थित है। बारेही पानी 399 मीटर ऊंचाई है, मयूरभंज उड़ीसा में। दूध सागर 310 मीटर कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। मीनमुट्टी जलप्रपात 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, वायनाड केरल में है। और जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर ऊंचाई है, ये शरावती नदी के तट पर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों खाड़ाधार 244 मीटर सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। और महत्वपूर्ण जो हुंडरू जलप्रपात है ये 98 मीटर स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल में है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखिए एक महत्वपूर्ण शिव समुद्रम जलप्रपात ये 90 मीटर ऊंचाई है, कावेरी नदी के तट पर कर्नाटक में है। कपिल धारा जलप्रपात इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और काकोलत 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, काकोलत नदी बिहार में स्थित है। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में कावेरी नदी पर है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है। और पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। झील और किस राज्य में उनकी स्थिति है? वेम्बनाड झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, सात ताल उत्तराखंड में है, अष्टमुड्डी झील केरल में, फतेह सागर
राजस्थान में और डल झील आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, सांभर डिंडवाना ये झीलें राजस्थान में हैं। राकसताल उत्तराखंड में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में दोस्तों, और रूपकुंड सरोवर या रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, देवताल उत्तराखंड में, हमीरसर या हमीर तालाब गुजरात में है, उदय सागर राजस्थान में, नागिन जो है नागिन झील ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, सूरजकुंड हरियाणा में, जयसमंद झील राजस्थान में तथा बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है और हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और इसको ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील कहा जाता है। अब आइए देखते हैं जल संसाधन, सिंचाई और नहरें यानी वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनाल्स, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में जो जल संसाधन के स्रोत हैं धरातली या पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल हैं। तो ये जल संसाधन के भारत में प्रमुख स्रोत हैं। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आधुनिक सिंचाई प्रणाली या मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का जनक महान सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, जिनको कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है, इनको माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों का क्रम कौन सा है? तो तालाब से सिंचाई में तमिलनाडु पहले स्थान पर, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का नाम आता है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? दिनसा जे दस्तूर ने। और भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और राष्ट्रीय जल दिवस जो भारत का है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक सिंचित उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान 5वां है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभरण विकास से संबंधित है हरियाली योजना। दोस्तों जल संभरण विकास के क्या लाभ होते हैं? तो पीने और सिंचाई के जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होता है, कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि, ये सब जल संभरण विकास के लाभ हैं। इंदिरा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1958 में। फरक्का नहर का जो जल वहन क्षमता है वो कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। और विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? ये गंडक नदी से निकलती है। दोस्तों भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। और भारत में लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति जो है लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो हैं तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें नहरों से सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजनाएं क्या हैं? तो इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं और सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी और मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दोस्तों भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है ये नलकूप है और इसके बाद सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। तो सिंचाई के साधनों को जो है घटते हुए क्रम में देखेंगे तो नलकूप, उसके बाद नहर, फिर तालाब का स्थान आता है।
अब आइए देखते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य शामिल हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड जो हैं दामोदर परियोजना में शामिल हैं। सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों, इससे सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को मिलता है और सबसे कम मध्य प्रदेश को। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति यानी हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित शिव समुद्रम हाइड्रो पावर जो है ये भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पोलावरम ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य एक विवादित सिंचाई परियोजना है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? ये चंबल परियोजना। जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर हैं? दोस्तों ये बराकर नदी पर तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध निर्मित किए गए हैं। DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर वैली घाटी निगम ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। दोस्तों, सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल जिसको कि गोविंद सागर बांध यहाँ से निर्मित होता है और नाथपा झाकरी बांध तथा कोल बांध परियोजनाएं स्थित हैं। झेलम नदी पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार परियोजना, याद रखिएगा चेनाब नदी पर। रावी नदी पर थीन बांध और चेमेरा परियोजना। ब्यास नदी पर पोंग और हरके बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध और फरक्का बांध। यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर दोस्तों कालागढ़ बांध या रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर घाघरा बांध। शारदा नदी पर शारदा बांध और गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास एक बैराज बनाया गया है तथा कोसी नदी से संबंधित है कोसी परियोजना। चंबल नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं, ये राजस्थान में है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध परियोजना है। सोन नदी पर सिंचाई परियोजना तथा बाण सागर परियोजना है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, तिलैया और कोनार तथा ये अय्यर बरमो बांध है तथा मैथान बांध भी दामोदर पर है। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध और कावेरी नदी पर मेट्टूर डैम प्रोजेक्ट निर्मित है। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सागर सरोवर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध, उकाई बांध स्थित हैं। महानदी पर बहुत ही महत्वपूर्ण हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा और बरोज बांध निर्मित हैं। माही नदी पर दोस्तों बनकवोरी बांध और कदाना बांध स्थित हैं। दोस्तों पंचेश्वर हिल परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। तो पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। अब आइए देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य प्रमुख नदी समझौते।
शारदा नदी समझौता भारत और नेपाल के बीच है। कोसी नदी या कोसी नदी से समझौता नेपाल के बीच है, भारत और नेपाल। गंडक नदी का समझौता जो है वो भारत नेपाल के बीच है, और गंगा नदी का जो समझौता बांग्लादेश के बीच है। दोस्तों, शारदा या महाकाली जो है ये 1996 की महाकाली संधि, इसके अंतर्गत पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी नदी भारत और नेपाल से संबंधित है, और नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में 1954 का समझौता और 1966 में ये संशोधित हुआ। गंडक पर जो है गंडक संधि, ये नेपाल से संबंधित है। नेपाल में गंडक बैराज के निर्माण के संबंध में 1959 में समझौता हुआ था। और गंगा नदी पर भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संधि है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 में भारत बांग्लादेश संधि हुई थी। इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र से संबंधित झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इनकी सहायक नदियों से संबंधित जो है पाकिस्तान से समझौता है, और सिंधु नदी तंत्र के माध्यम से सिंधु नदी जल संधि 1960 की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहू ये जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं? तो ये भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित की गई हैं। महाकाली संधि जानते हैं भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक की जो है संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों, किसने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के आधुनिक मंदिर कहा था। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, और भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग असम में स्थित है। नदियों को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना क्या है? तो कोसी मेची, कोसी और घाघरा नदी को जोड़ने के लिए। गंडक गंगा और घाघरा यमुना, शारदा यमुना ये है गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा। महानदी गोदावरी, ये गोदावरी कृष्णा। इसके अलावा केन बेतवा, पार्वती काली सिंध और चंबल, तथा पार तापी नर्मदा, दमन गंगा और पिंजाल, तथा बेदती वर्धा और नेत्रवती हिमावती नदियों को जोड़ने के लिए भारत राष्ट्रीय जल परियोजना जो है ये बनाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। मेजा बांध जलाशय जो है ये राजस्थान का निर्माण किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं इनके द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत का उत्पादन, नदी और नहर का परिवहन और पर्यटन आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। कल्पसर परियोजना गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दुलहस्ती याद रखिएगा चेनाब पर निर्मित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में जो कावेरी नदी के जल का विभाजन किया गया है उसमें सबसे अधिक तमिलनाडु को, फिर दूसरे स्थान पर कर्नाटक, फिर केरल और पुडुचेरी को जो है वो जल की मात्रा का विभाजन किया गया है। दोस्तों, जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसेडेंट रिवर्स कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है वो कृषि महत्वपूर्ण भाग है, और इससे संबंधित प्रश्नों को हमने कई वीडियो में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी दिया था, लेकिन यहाँ भी देखते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री अर्थात मृदा से तथा कल्चर अर्थात कृषि से, यानी मृदा और कृषि जो है वो है एग्रीकल्चर।
और यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता का जो अंश है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए यदि अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। भारत में दोस्तों ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई अवधि देख लेते हैं। रबी फसल, जो 3 फसलें मानी जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल शीतकालीन फसल है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि बोई जाती हैं। बुआई की अवधि अक्टूबर नवंबर और कटाई इनकी मार्च अप्रैल में रबी फसलों की जाती है। खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन फसल होती है जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन आदि होते हैं। जून जुलाई में इनकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। इसके अलावा जो जायद फसलें होती हैं ये शीत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य बोई जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी ये सब्जियों की खेती होती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में इनकी कटाई की अवधि होती है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? तो विभिन्न मौसमों में फसलें उगाना युग्म पैदावार है। मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। तो याद रखिएगा, युग्म पैदावार विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना और मिश्रित कृषि पशुपालन और कृषि एक साथ करना होता है। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। और दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता यानी हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन राज्य सबसे संपन्न है? ये उत्तर प्रदेश है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। और गेहूं की अच्छी कृषि के लिए क्या आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की अच्छी कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशा मानी जाती है। कल्याण सोना गेहूं की प्रजाति है। और एक प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये है चावल। कृषि से संबंधित जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो धान या चावल की खेती की जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, लेकिन इसकी खेती वर्ष भर यानी रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। और चावल का कटोरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों धान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा ये धान की प्रमुख फसलें हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की किस्म है ग्रीन गोल्ड। और धान की फसल में किस जीव का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो ये है खरगोन जिला को जो है सफ़ेद सोना क्षेत्र कहा जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र शक्कर का कटोरा कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश है। और भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है जो कवक के द्वारा होता है और टिलिटिया इंडिका नामक कवक से करनाल बंट नामक रोग होता है। अब आइए देखते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां और इनसे संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन और इसका मुख्य रूप से प्रभाव जो है गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन यानी बागवानी तथा उद्यान कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। कृष्ण या काली क्रांति का संबंध खनिज तेल यानी पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और रजत या सिल्वर रिवॉल्यूशन ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो कृषि संबंधी समग्र क्रांति या नवीन कृषि नीति में निर्धारण जो है नवीन कृषि नीति में इंद्रधनुषी क्रांति का निर्धारण किया गया है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है।
सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगुना करना और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से है तथा लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण और शुष्क क्षेत्र में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? ये मूंगफली है। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है मूंगफली की प्रजाति है। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषि संगठन और उनके मुख्यालय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अर्धशुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है तथा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में स्थित है। दोस्तों, कृषि में जो है किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की सर्वाधिक क्षमता होती है? दलहनी फसलों में। और दलहनी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी तत्व जो है वो कोबाल्ट है और कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व होता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से मिलता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाना। और हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के लिए हुआ था? तो ये गेहूं की फसल में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी थी हरित क्रांति से। दोस्तों, हरित क्रांति में गेहूं का किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। और सर्वाधिक मुद्रा, सर्वाधिक फॉरेन करेंसी किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त की जाती है? तो चाय के निर्यात से सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। लाल बिलगन या रेड राट किस फसल का रोग है? ये गन्ना का रोग है। दोस्तों, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है और 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था मूंगा रेशम को। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1986 में। और मक्के की फसल तैयार होने में औसतन कितने समय लगता है? तो लगभग 140 दिन। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय। दोस्तों, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में है तथा भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो चाय की खेती है वो पश्चिम भारत की पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। ऐसे जो चाय की खेती होती है वो असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग आदि जिलों में की जाती है। भारत में झूम कृषि के प्रकार आइए देख लेते हैं। तो जो है क्षेत्र और झूम कृषि का प्रकार, उत्तर पूर्वी भारत यानी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि की जाती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा नाम है इसका। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। केरल में पोनम या पोड़म। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर या दहिया, मशान, पेंडा और बीरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा, मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खिल तथा झारखंड में कुरुल या कुरावा झूम कृषि को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसे दीपा कहा जाता है। दोस्तों, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो ये फसल है गन्ना। और भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये है केरल। दोस्तों, लौंग या क्लोव्स पुष्पकली से प्राप्त होती है और इसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। और भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की जेनेटिक परिवर्तित फसलें हैं? तो ये मक्का की है। और वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल वाला क्षेत्र होना चाहिए।
और इसके अलावा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। प्रसंस्करण के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? ये है कुफरी चिप्सोना 2। और ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ये अमरूद की फसल है। दोस्तों, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ या कोदो जो है, इसका निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? ये जापान को किया जाता है। निर्वाह मूलक कृषि या सब्सटेंसिव जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाज और चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक जिंजर को खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। और भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ये है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य दुनिया में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है केरल। दोस्तों, प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संस्थान जोधपुर में। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये आपका जयपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय चारा और बीज फार्म हैसर घट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में उत्तराखंड में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जैव विज्ञान संस्थान बंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन और संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में तथा भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स और गम संस्थान रांची में स्थित है। दोस्तों, मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार और पारस, ये सब अरहर या तूर की प्रमुख किस्में हैं। तो अरहर की प्रमुख किस्में मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस, ये सभी अरहर की किस्में हैं। दोस्तों, विभिन्न फसलों के उत्पादन में जो कृषि उत्पादन है, उसमें शीर्ष पर जो राज्य हैं उसमें चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, बाजरा में राजस्थान, मक्का में कर्नाटक, अरहर में कर्नाटक का स्थान दोस्तों है, मसूर में उत्तर प्रदेश, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, सरसों का उत्पादन राजस्थान में, सोयाबीन में मध्य प्रदेश तथा सूरजमुखी में कर्नाटक, कपास में महाराष्ट्र, जूट पश्चिम बंगाल, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र तथा गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम में है। सोनालिका, अर्जुन, सोना किस फसल की किस्में हैं? ये गेहूं की किस्में हैं। पेगिंग किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है? तो दोस्तों, पेगिंग प्रक्रिया मूंगफली में की जाती है। झूम कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। तो झूम कृषि एक पद्धति है जिसमें कर्तन और दहन यानी पेड़ों को पहले काट कर साफ किया जाता है, यानी उन्हें जला दिया जाता है और उस पर खेती की जाती है। 1, 2, 3, 4 फसलें लेने के बाद जब उसकी उत्पादकता कम हो जाती है तो उन खेतों को छोड़ दिया जाता है। गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज करना, प्राप्त करना, ये गहन कृषि का जो है प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान किन फसलों का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों और बाजरा का। और भारत में काफ़ी या कहवा उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा किया जाता है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। और उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? ये चना है। जूट की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक भारत में गुजरात है। और भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य दोस्तों ये है केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू की कृषि की जाती है? तो ये है कर्नाटक। और भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत पौधा उगाना और उसके साथ मछली पालन करना, ये एक्वापोनिक कृषि कहा जाता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में स्थित है। और भारत में जो 4 गन्ना उत्पादक राज्य हैं उनका घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है। दोस्तों किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? यह है गेहूं और गन्ना। तथा अरंडी या लेन सीड का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? अरंडी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और फसलों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है सदाबहार क्रांति। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। और भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ये है गुजरात। दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध जूट उत्पादन से है। और जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु या गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु या स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला का भारत के भूगोल का भाग 3, जिसमें आपने अपवाह तंत्र, जलप्रपात और झीलें, जल संसाधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 1 लाइनर प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।